नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, लोन के डिफॉल्टर्स का हमेशा से एक ये प्रश्न रहता है कि सर जी, मेरा लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है, मेरे नाम पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, सेक्शन 25 में, सेक्शन 138 में, या फिर बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 में, और केस मुकदमा चालू है। और ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन की टीम, बैंक वाले मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि एटलीस्ट एक या फिर दो ईएमआई का रीपेमेंट भुगतान करवा दीजिए, कुछ पैसे एटलीस्ट दे दीजिए, हम आपका लोन पूरी तरीके से सेटल्ड कर देंगे, आपके खिलाफ में चल रहे केस मुकदमे को हम विथड्रॉ करवा लेंगे, और जो भी अमाउंट आपकी, जो भी ईएमआईज आपकी मिस हुई है, चाहे वो 4 ईएमआई, 5, 6, 7, 8 जो भी है, यदि आप वो पूरी ईएमआईज भर देते हैं तो आपका अकाउंट हम रेगुलर कर देंगे, आपके अकाउंट को हम स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, आपके अकाउंट को रेगुलराइजेशन में डाल देंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार के जो जो क्वेश्चन, जो प्रश्न होते हैं, कई बार लोन के बोरोवर्स मुझे कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि सर जी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है, लोन अकाउंट पुराना हो चुका है, केस मुकदमा चालू है, और ऐसे में प्रेशर आ रहा है कि एक दो ईएमआई भर दीजिए। तो सर, मुझे इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मुझे बताइए। कई बार तो सिक्योर्ड लोन के मामले में भी लोन के बोरोवर के खिलाफ में सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही चालू है, 13/2 की नोटिस आ गई है, 13/4 की भी नोटिस आ गई है, और ऐसे में रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम, जो सिक्योर्ड लोन के जो बोरोवर्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं कि आप 2 से 3 ईएमआई का आप रीपेमेंट करवा दीजिए, आपके खिलाफ में चल रहे सरफेसी एक्ट की कार्रवाई को हम स्टॉप कर देंगे, और लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है। इसके बाद भी इस तरीके से रिकवरी एजेंट्स और कलेक्शन टीम के द्वारा लोन के बोरोवर्स के ऊपर प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद एक या दो ईएमआई भरना चाहिए? क्या आपके खिलाफ में यदि सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चालू है तो ऐसे में कुछ पार्ट पेमेंट करना चाहिए, एक या दो ईएमआई भरनी चाहिए? आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मुकदमा चल रहा है, केस मुकदमे के दौरान क्या एक या दो ईएमआई भरनी चाहिए? दोस्तों, मैं एक चीज हमेशा से क्लियर करना चाहता हूं कि लोन यदि आपने लिया है तो लोन की ईएमआईज को आपको रेगुलर भरना है, आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं इस वीडियो के अंदर नियम कानून की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉ के प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ कि कब पैसे देने चाहिए, कब नहीं देने चाहिए, और यदि आपकी एक लाइबिलिटी बनती है तो उस लाइबिलिटी को आपको डिस्चार्ज करना चाहिए, कभी भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना चाहिए। यदि आपकी कोई आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर में मेडिकल इमरजेंसीज हैं, आपके बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हुआ है, जॉब लॉस हो गया है, काम धंधा छूट गया है, तो ये एक अलग चीज है, ये एक जेन्युइन रीजन है। यदि आप इस रीजन से लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ये आपका एक जेन्युइन रीजन है। बट जानबूझ के इंटेंशनली ईएमआई को डिफॉल्ट करना, ये अपने आप में एक अपराध है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद लोन की ईएमआई को देना है कि नहीं देना है, चाहे वो सिक्योर लोन का मामला हो, चाहे वो अनसिक्योर लोन का मामला हो, पर्सनल लोन का मामला हो। दोस्तों, यदि आपकी लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो उसके बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाता है, और बैंक को ये समझ में आ जाता है कि भैया अब इस लोन से ना तो हमें प्रिंसिपल मुद्दल अमाउंट मिल रहा है, ना तो हमें इंटरेस्ट, ब्याज और पेनाल्टी मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक के रिकॉर्ड्स में आपका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यदि एक बार आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया, उसके बाद एक या दो ईएमआई देकर कोई मतलब नहीं है। एक या दो ईएमआई आप देंगे तो वो पूरे पैसे आपके इंटरेस्ट और पेनाल्टी में माइनस और एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी आपका जो अमाउंट है, मुद्दल, प्रिंसिपल, वो वैसे ही बना रहेगा, और उस पे इंटरेस्ट पेनाल्टी का जो कैलकुलेशन है, जो चार्ज है, वो कंटिन्यूअस चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो यदि लोन अकाउंट एनपीए में जाता है, उसके बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो भी ईएमआईज डिफॉल्ट हुई है, यदि मैं उसका रीपेमेंट करके मैं अपने लोन अकाउंट को रेगुलराइज करना चाहता हूं, मैं अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, तो आप करवाइए, और करवाना अच्छी बात है।
लेकिन एक ईएमआई देकर आप सोचेंगे कि आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। तो एक ईएमआई देने से क्या होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत जो एक हैरेसमेंट होता है, जो एक रिकवरी का, वो थोड़ा कुछ समय के लिए रिलीफ आपको मिल सकता है। लेकिन जो आप एक ईएमआई देंगे एनपीए के बाद, वो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी में एडजस्ट और माइनस होगा, दैट्स इट। तो यदि एनपीए के बाद आप अपने अकाउंट को रेगुलर करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी ईएमआई टूटी है, आप पूरी ईएमआई को एक ही बार में भरें। ईएमआई को भी भरे और एज वेल एज उसपे जो भी इंटरेस्ट पेनाल्टी लगी हुई है, वो सबको मिलाकर एग्रीगेट टोटल आप पूरा अमाउंट भरिए। और जब आप भरने जा रहे हैं, तो बैंक से, एनबीएफसी से, लोन कंपनियों से आप लिखित रूप में लीजिए कि मैं अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहता हूं, अकाउंट को रेगुलराइजेशन में लाना चाहता हूं। तो ऐसे में मुझे आप एक कंफर्मेशन मेल दीजिए, मुझे आप एक रिटर्न में लिख कर दीजिए कि जो भी अमाउंट ड्यूज है वो पूरा भरने के बाद आप मेरे अकाउंट को रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं जो भी मेरी ईएमआईज बाकी है विथ इंटरेस्ट पेनल्टी में भरने के लिए तैयार हूं। यदि ऐसा आपको वो मेल करते हैं, अपने लेटर हेड पर आपको लिख के देते हैं, तो आप बिंदास आप पूरा पेमेंट करके अपने अकाउंट को आप रेगुलराइज कर लीजिए आप। यदि आप इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो भी पैसे देंगे वो सारे पैसे आपके इंटरेस्ट पेनल्टी में कट जाएंगे और आपका लोन अकाउंट एनपीए में ही बना रहेगा दोस्तों। आगे चल के यदि आपको इस मामले में कोई लीगल डिमांड नोटिस आती है, लोन रिकॉल की नोटिस आती है, उस नोटिस के अंदर जो भी अमाउंट मेंशन्ड है वो पूरा पैसा आपको भरना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं कुछ अमाउंट भर दूं तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, मेरे खिलाफ में चल रहा जो लीगल एक्शन, जो कानूनी कार्रवाई है वो रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि लोन कंपनियों ने लीगल डिमांड नोटिस के माध्यम से पैसे की मांग की है, तो वो पूरे पैसे आपको देने होंगे। जो भी उसमें नोटिस में जो भी अमाउंट मेंशन्ड है वो पूरे पैसे आपको देने होंगे। तो जब आप पूरे पैसे देंगे तो ही जाके आपका मामला समाप्त और खत्म होगा, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे खिलाफ में मुकदमा चल रहा है, कंप्लेंट फाइल हो गया सेक्शन 25 में, सेक्शन 138 में, बीएनएस की धारा 308 316 में, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में भी यदि आपको लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम प्रेशर बना रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक या दो ईएमआई नहीं देना चाहिए। आप पैसा इकट्ठा करिए, जमा करिए और एक ही बार में पूरा लमसम, एक ही बार में वन शॉट में या फिर सेटलमेंट के माध्यम से एक ही बार में खत्म करिए। पैसे देना है आपको, आज नहीं तो कल आपको देना है, लेकिन ये इक्का दुक्का तोड़ के देंगे तो कोई मतलब नहीं, सारे पैसे आपके पानी में जाएंगे, इस बात को नोट करिए। लेकिन देना है आपको, पैसे दीजिए, लेकिन लमसम एक ही बार में वन टाइम में दीजिए। वन टाइम सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से करवाइए, सेटलमेंट के माध्यम से करवाइए, या फिर आप रेगुलर क्लोज करिए, लेकिन एक ही बार में करिए, दैट्स इट। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, एक या दो ईएमआई भरने से क्या आपका केस मुकदमा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक जितनी अमाउंट के लिए कंप्लेंट में क्लेम किया गया है, जब तक आप उतना पूरा अमाउंट आप नहीं भरते हैं, उसका रीपेमेंट नहीं करवाते हैं, तब तक आपके खिलाफ में चल रहा है केस मुकदमा खत्म नहीं होगा, केस विड्रॉ नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और ये ध्यान देना, अगर मैटर केस मुकदमे तक पहुंच चुका है तो अकाउंट रेगुलर होने का सवाल ही नहीं होता है कि आपका आप जो भी ईएमआईज आपकी बाकी सब भरो, आपका अकाउंट फिर रेगुलर कर दिया जाएगा। बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ करना होता तो फिर ये मैटर को कोर्ट कचहरी में क्यों लेके जाते। यदि मैटर कोर्ट कचहरी में गया है तो जो भी करना है एक ही बार में वन टाइम में करिए, चाहे आप रेगुलर फोरक्लोज करिए या फिर आप सेटलमेंट के माध्यम से करवाइए। और लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद लोन अकाउंट पुराना हो गया तो मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सेटलमेंट के लिए चाहिए, यदि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है तो। यदि आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे पैसे भरना इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे में आपको बैंक और एनबीएफसी को आपको सेटलमेंट का लेटर आपको लिखना चाहिए, ओटीएस का लेटर लिखना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। और आपके पास आपकी स्थिति परिस्थिति को दर्शाने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अटैच करना चाहिए और आपको रिक्वेस्ट करके उनसे सेटलमेंट करना चाहिए और एक ही बार में लमसम वन टाइम में पेमेंट करके मामले को खत्म करना चाहिए। इस चीज को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, सिक्योर लोन, होम लोन के केस में, ठीक है, या फिर आपने कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी रखी है और ऐसे में आपके खिलाफ में सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है, आपको 13/2 की नोटिस आई है, 13/4 की नोटिस आई है और ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि एक या दो ईएमआई का आप रीपेमेंट भुगतान करवा दीजिए और जो आपके खिलाफ में जो सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है वो बंद हो जाएगी, या फिर जितनी भी आपकी ईएमआई मिस हुई है सबका भुगतान करवा दीजिए, पूरा ओवरऑल इंटरेस्ट पेनाल्टी जो भी ईएमआई मिस हुई है सबका आप रीपेमेंट करवा दीजिए टोटल, तो हम आपका अकाउंट रेगुलर कर देंगे और आपके खिलाफ में चल रही सरफेसी एक्ट की कार्रवाई को हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि एक बार सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चालू हो गई तो ऐसे में डिमांड नोटिस में 13/2 की नोटिस में जो भी अमाउंट मेंशन्ड है उसका पूरा आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई है वो रुकेगी, इस बात को नोट करिए। यदि लोन कंपनी ऐसा कहती है कि जितनी ईएमआई मिस है वो प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी सब भरिए, आपका अकाउंट हम रेगुलर कर देंगे,
तो यहाँ पे अगेन दोबारा एक चीज नोट करिए कि आपको लिखित में, रिटेन में आपको लेना पड़ेगा, आपको मेल पर लिखवा कर मेल एक लेना पड़ेगा आपको लोन कंपनी से कि आप जो भी ड्यूज अमाउंट है, जो भी ईएमआईज मिस हो गई हैं, मैं वो पूरा भरने के लिए तैयार हूं। तो आप मुझे लिखित में, रिटर्न में, लेटर हेड पर बैंक पे या फिर मेल में मुझे लिख के दीजिए कि आपकी इतनी ईएमआईज मिस है, ये इंटरेस्ट पेनल्टी इतना टोटल, आप इसका रिपेमेंट करवा दीजिए, आपका अकाउंट हम रेगुलराइज कर देंगे। या फिर यदि आपने रिस्ट्रक्चरिंग मांगा होगा, आपका जो भी प्रेयर होगा, जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा, आप उनको बताइए। यदि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ईएमआईज यदि आप भरने के लिए तैयार हैं और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और आपको रिटर्न में देते हैं कि वो सरफेसी एक्ट की कार्रवाई को स्टॉप कर देंगे, तो फिर आप बिंदास भरिए। मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, बिंदास भरिए आप, ठीक है, और अपने अकाउंट को रेगुलराइज करवा के ले लीजिए। लेकिन जो भी चीजें हैं वो लिखित रूप में करिए, इस बात को नोट करिए दोस्तों। तो यदि ओवरऑल कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स यदि आपके ऊपर प्रेशर बनाता है कि लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद कि एक दो ईएमआई दे दीजिए, तो ऐसा कतई ना करें दोस्तों। पैसा दीजिए लेकिन नियम कानून को फॉलो करते हुए। देना है तो पूरा दे दीजिए, सेटलमेंट करवाइए या फिर रेगुलर क्लोज करिए आप। एक ईएमआई देने से ये ध्यान देना आपका अकाउंट रेगुलर नहीं होगा, एक या दो ईएमआई देने से आपका केस मुकदमा खत्म नहीं होगा, एक या दो ईएमआई देने से आपका सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई है 2002 की वो बंद और स्टॉप नहीं होगी। ये बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देंगे तो वो सारे पैसे इंटरेस्ट पेनल्टी में मैनेज होंगे, एडजस्ट होंगे। तो करना है तो एक ही बार में वन टाइम में करिए, या फिर जो भी ईएमआईज मिस हुई हैं उसको देकर, ठीक है, उसको देकर और लिखित में ले लीजिए कि आप मेरे अकाउंट को आप रेगुलर और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो दोस्तों, मेरा ये क्लास ये यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।